न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आप नौजवानों की मुलाकात हम करवाने वाले हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है और उस मिसाल को कायम करने में उन्हें कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ा है। हम उस नौजवान एसडीएम और अभी वो फ़िलहाल मधुबनी ज़िले में हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे। हम उनसे मिल करके अपने दर्शकों के लिए एक प्रतिभावान व्यक्ति को दिखलाने जा रहे हैं, जो कम से कम 15 साल से लेकर के जो 22 साल 23 साल के जो स्टूडेंट हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि नौकरियां ख़त्म हो गई है, नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम अपने उन यंग दर्शकों के लिए ख़ास तोहफ़ा के रूप में आज हम पेश करने वाले हैं और उनको ये बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है और अगर आप मेहनत करते हैं तो कभी भी कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। चलते हैं, हम उस नौजवान डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात करके अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि उन्हें कामयाबी मिलने में कितनी मशक्क़त करना पड़ा है और उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की है। अब हम पहुंच चुके हैं मिस्टर नसीन के पास और ये अभी यहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं मधुबनी ज़िले में। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो इतनी बड़ी कामयाबी इतने कम उम्र में हासिल किया है उसमें इन्हें क्या क्या मशक्क़त करना पड़ा है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जी नसीन जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और आपको भी धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। और सबसे पहले कि ये जो काम है मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है जिसमें कि आप लगभग संतुष्ट हो सकते हो। मतलब बीएएस का पद है बिहार प्रशासनिक सेवा का, और जिसमें कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर हूँ अभी, और ट्रेनिंग के दौरान मैं मधुबनी में मेरी पोस्टिंग हुई है। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होंगे, मतलब अब चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो और कोई भी काम कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मतलब कि उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बहुत सारे उतार और बहुत सारे चढ़ाव मैंने भी देखे हैं। सबसे पहले तो कि जब मैं आईआईटी में था, मेरा आईआईटी बीएचयू से मेरा सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी बीएचयू में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, मैं अपने बैच का टॉपर था और उसके बावजूद सब ठीक चल रहा था। फिर मम्मी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद लगा कि मतलब लाइफ वो हो गई, परेशानी, मतलब वो बुरी तरीके से मैं फंस गया था। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होने लगी। ये सब होता है, उसके बावजूद थोड़ा पढ़ना पड़ता है, पढ़ते रहा। पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी, बाकी सब कुछ किया लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। और पढ़ाई नहीं छोड़ने का यही फ़ायदा हुआ कि फाइनली आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। अब तो जैसा कि आपने बताया कि मम्मी के डेथ के बाद जो कि वो शिक्षिका थी और शिक्षिका रहते हुए उनसे काफ़ी इकोनॉमिकली सपोर्ट भी आपको मिल रहा था। लेकिन जैसा कि हमने कई जगह देखा है कि बातचीत में आप बहुत ज़्यादा भावुक होकर के अपनी मम्मी की याद को करने लगते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मम्मी से भी आपका हार्डली काफ़ी लगाव था। मम्मी से किसका नहीं होता, माँ तो माँ होती है, बहुत ज़्यादा था, मतलब वेरी क्लोज टू हर। और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। मैं सबसे छोटा हूँ बेटा में, तो इस वजह से भी मेरे से उनका लगाव ज़्यादा होता था। ठीक है, अब किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन यही है पॉइंट कि आप उसके बावजूद आप किस्मत किसी तरह का खेल खेले आपके साथ, उसके बावजूद आप उस खेल में बने रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग चेप के लिए जो स्टूडेंट हैं जो तकरीबन अभी इंटर कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह एक बड़े पोस्ट पे जा करके अपना अचीवमेंट हासिल कर सकें। जी, अगर इस फील्ड में आना है, अगर सिविल सर्विसेज की फील्ड में आना है उन्हें, बहुत सारे फील्ड है। पहली बात तो कि आप किसी भी फील्ड में, यंग लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे कि एक होता है कि 20 वर्ष 22 वर्ष बीत गया तब एक फील्ड में आप आ चुके होते हैं, तो वहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप कम उम्र में हैं, जैसे 15-16 साल के हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स के लिए जाइए, आपको नेवी में जाना है नेवी के लिए जाइए, आपको मर्जी है कि खेल कूद करना है तो आप खेल कूद में बढ़िया जगह जाइए। बहुत सारा ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज में आइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो भी बनिए उसके लिए प्रयास आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा। जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब अगर आप किसी चीज़ में लगो तो पूरे दिल से लगना चाहिए आपको। अगर पूरे दिल से अगर आप लगते हैं तो फिर वही बात है कि सारी कायनात आपको मिलाने में उस चीज़ को लग जाती है, तो वो आपको करना होगा। तो यंग लोगों से यही है कि आपको अगर सिविल सर्विसेज में आना है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप
शुरुआती दौर में बेसिक जो होता है, बेसिक जो भी आपका पहले तो ग्रेजुएशन या फिर इंटर जो भी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आता है। वहाँ इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन आपका मस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। तो ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद आप तैयारी की मोड में आएंगे, और तैयारी के मोड में जब भी आएंगे तो NCERT से शुरुआत करेंगे और NCERT पे ही ख़त्म करना है। ये मतलब बेसिक और एडवांस दोनों बुक है NCERT, उसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो यू विल बी सिलेक्टेड, आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ये क्या आपने एक चीज़ हम और भी जो मेरी जानकारी में आ रही है कि पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं कि 4-5 घंटे में भी काम चल जाता है। तो ऐसा अपना एक्सपीरियंस अपने हमारे दर्शकों को कुछ शेयर करिए कि बेहतर फल प्राप्त करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने कभी मतलब आर्ट्स के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, आवर बेस्ड स्टडी नहीं थी मेरी। टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए आप। टारगेट का मतलब ये है कि आप रात को डिसाइड कीजिए कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, मतलब कितना टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 10 टॉपिक डिसाइड किए हैं कि कल दिन में करना है, तो ये रात को ही डिसाइड कीजिए। फिर अगले दिन सुबह होते ही आप उन 10 टॉपिक को कंप्लीट करने में लग जाएं। जब तक वो 10 टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक आप सोए नहीं, या फिर जो भी आपको करना है वो मतलब इंटरटेनमेंट वगैरह ये उतना ना करें। कोशिश करें कि वो टॉपिक कंप्लीट करके ही फाइनली आप अगली रात को सोए। तो ये अगर आप करते हैं तो फिर आपका बेहतर होगा। मैं ऐसे ही करता था। उसमें हो सकता है कभी कभी कि आपको 5 घंटे या 2 घंटे में ही कंप्लीट होगा, कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी आपको 14 घंटे भी लग जाते थे। तो जनरली आपको अपना मतलब जो समझ होती है अपने हिसाब से, आप खुद ही समझ जाते हैं कि आप अगले दिन कितना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक टफ है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सिंपल सा ही कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में मान लीजिए ओशनोग्राफी है और क्लाइमेटोलॉजी, ये दोनों में क्लाइमेटोलॉजी मान लीजिए ईजी है, तो आपको लगेगा क्लाइमेटोलॉजी चलो आराम से कर लेंगे, तो कल क्लाइमेटोलॉजी भी रख लिए और ओशनोग्राफी भी रख लिया, तो आराम से हो गया। ये आपको आइडिया है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। यू नो योर पोटेंशियल वेरी मच, आप बढ़िया जानते हैं अपने पोटेंशियल, अपनी ताकत को। तो आप अपनी ताकत को समझ करके उसके हिसाब से डिसाइड कर ले कि अगले दिन कितना पढ़ना है, वो आप डिसाइड करके पढ़ाई शुरू कीजिए, और अगले दिन आप देखिए ऐसे ही करते करते आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप रूटीन भी बना सकते हैं महीने भर का। मैं जनरली ऐसा करता था, तो वो आप करके ट्राई कीजिए, वो बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन मतलब जो आवर्स बेस्ड स्टडी होता है, जो घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, उसमें घाटा ये है कि जो घंटा आपने डिसाइड कर रखा उस टाइम में अगर कोई घर के मेंबर आ गए, या फिर मौसी आ गई, नानी आ गई, या कोई आ गए, तो फिर आप उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये मतलब फिर जैसे ही फिर आपको वो टाइम निकल जाता है, फिर आपका खेल का समय होता है, तो खेल के टाइम में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये मेंटेलिटी हो। तो वो अच्छा है कि आप घंटे के हिसाब से ना पढ़ के टारगेट के हिसाब से करेगा। इस टाइम में नानी दादी कोई भी आ गई तो उसके बाद फिर आपको पढ़ने का समय है, वो चली जाएंगी, तो आपके दिमाग में ये है कि जब तक कंप्लीट नहीं होता तब आपको जाना नहीं। समझिए, इसके हिसाब से आप टारगेट के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि टाइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, टारगेट फैक्टर होना चाहिए। टारगेट फैक्टर। धन्यवाद नसीन जी ने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसे बताई जो आने वाले भविष्य में जो स्टूडेंट हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। ये हम अपने दर्शकों से बार बार ये चाहेंगे कि उनके लिए हम बेहतर इस तरह की रिपोर्ट उनके सामने हम रखते रहें जो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो, और हम ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों से हम उनकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।